इस चैनल पर मैं फ़ोटोशॉप की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ और इस सीरीज़ में मैं आपको फ़ोटोशॉप बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखाऊंगा। इस वीडियो में मैं स्क्रैच से बताऊंगा कि फ़ोटोशॉप को किसने स्टार्ट किया और इसके स्टार्टिंग वर्ज़न कौन से थे और अभी कौन कौन से वर्ज़न आ चुके हैं, क्या क्या बदलाव आ चुके हैं। ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, यह सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है, स्टार्टिंग वीडियो है। अगर आपको फ़ोटोशॉप के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज है फिर भी इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं लर्निंग अभी यूट्यूब चैनल। फ़ोटोशॉप के डिफरेंट वर्जन हैं और जैसे जैसे फ़ोटोशॉप अपडेट हो रहा है इसमें और भी नए नए फीचर्स आते जा रहे हैं। लेकिन अगर आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा कम है तो नए वर्जन वाला फ़ोटोशॉप शायद आपके कंप्यूटर में नहीं चलेगा। कम से कम आपके सिस्टम में 4 GB रैम तो होना ही चाहिए, तभी जाकर फ़ोटोशॉप चलेगा। अगर आपकी सिस्टम में 8 GB रैम है तब तो पूछिए मत, फ़ोटोशॉप बहुत ही अच्छे से काम करेगा। तो चलिए देखते हैं फ़ोटोशॉप की शुरुआत कैसे हुई, किसने इसकी शुरुआत की। फ़ोटोशॉप को जॉन कैनॉल और थॉमस कैनॉल ने बनाया था। दूसरे शब्दों में आप यह कह सकते हैं कि यही फादर ऑफ फ़ोटोशॉप हैं। इन्हें यह सॉफ्टवेयर बनाने का आइडिया इनके पापा से मिला। इनके पापा एक छोटा सा स्टूडियो था जिसमें वे फ़ोटो खींचकर फ़ोटो को साफ़ किया करते थे। जब उन्होंने देखा कि छोटे छोटे काम के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है तब इन्हें वहीं से आइडिया आया इस सॉफ्टवेयर का और वहीं से स्टार्ट हुआ फ़ोटोशॉप का दौर। फ़ोटोशॉप पहली बार मार्केट में 1988 में आया था और उस समय इसका वर्ज़न 0.63 था। यह फ़ोटोशॉप का सबसे पहला वर्ज़न था। कुछ समय बाद ये दोनों भाई किसी कंपनी के साथ मिलकर उसके साथ साझेदारी करने की मांग करने लगे, क्योंकि ये चाहते थे कि यह सॉफ्टवेयर में और भी ज़्यादा चेंजेस हो और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। लेकिन इसके लिए पैसों की ज़रूरत थी और इनके पास पैसे थे नहीं, इसलिए ये बहुत सारी कंपनी के पास गए कि जो इनके साथ मिलकर पार्टनरशिप कर लें। लेकिन शुरुआती दौर में इन्हें बहुत सारी कंपनियों ने नकार दिया, सभी लोगों ने इन्हें मना कर दिया। लेकिन 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद इन्हें एक कंपनी मिली जिसका नाम एडोबी था और तब इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को एडोबी को बेच दिया और फाइनली 1990 में इस सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से एडोबी को बेच दिया गया और इसका नाम रखा गया एडोबी फ़ोटोशॉप और इसका वर्ज़न रिलीज़ किया गया जिसका पूरा नाम था एडोबी फ़ोटोशॉप 1.0। यह किसी बड़ी चीज़ की एक छोटी सी शुरुआत थी। 1990 का दौर एक ऐसा दौर था जब पहली बार किसी सॉफ्टवेयर को उत्पाद के रूप में बेचा जा रहा था, लेकिन उस टाइम ज़्यादा लोग इसे खरीद नहीं पाए और यह ज़्यादा बिका नहीं, क्योंकि यह काफ़ी नई चीज़ थी और इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने वाले उपकरण लोगों के पास थे ही नहीं। और इस सॉफ्टवेयर को बस बहुत बड़े बड़े स्टूडियोज़ ने ही खरीदा जिनका बहुत बड़ा फ़ोटोशॉप से रिलेटेड काम था, मीन्स जिनका काम कैमरा से फ़ोटो खींचना, उसे साफ़ करना था, जिस कारण कुछ खास मुनाफा नहीं हो पाया एडोबी कंपनी को। और 1991 में इसका अपडेटेड वर्ज़न लॉन्च किया गया जिसका नाम फ़ोटोशॉप 2.0 था और इस वर्ज़न में फ़ोटो को चारों तरफ से ट्रिम करने का ऑप्शन था, मतलब चारों ओर से हम क्रॉप कर सकते थे। सुनने में यह काफ़ी छोटी सी चीज़ लगती है लेकिन उस ज़माने के हिसाब से यह काफ़ी बड़ी चीज़ थी। इसके अलावा और भी कई नए फीचर्स को इसमें शामिल किया गया। उस टाइम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही तेज़ी से पॉपुलर हो रहा था, लेकिन फ़ोटोशॉप सिर्फ और सिर्फ मैक यूजर्स के लिए ही था। यह सॉफ्टवेयर विंडोज़ के लिए तो लॉन्च ही नहीं किया गया था। इसके 2 साल बाद 1993 में एडोबी का फ़ोटोशॉप का नया वर्ज़न आया जिसे एडोबी फ़ोटोशॉप 2.5 नाम दिया गया। यह फ़ोटोशॉप का पहला ऐसा वर्ज़न था जिसे मैक और विंडोज़ दोनों के लिए रिलीज़ किया गया, लेकिन इसके विंडोज़ वर्ज़न में एक बग पाया गया जिसके कुछ महीनों बाद इस बग को फिक्स करके इसका 2.5.1 वर्ज़न पेश किया गया। इसे विंडोज़ के लिए लॉन्च करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर को फिर से विंडोज़ के लिए कोडिंग करना पड़ा, मतलब इसे फिर से लिखना पड़ा कोडिंग में विंडोज़ के लिए स्टार्टिंग से, जो काफ़ी खर्चीला और मेहनत भरा काम था। इसके बाद 1994 में इसका अगला वर्ज़न आया जिसका नाम एडोब फ़ोटोशॉप 3.0 रखा गया। इसे मैक के लिए सितंबर 1994 में रिलीज़ किया गया
और विंडोज़ के लिए नवंबर 1994 में रिलीज किया गया। इस वर्ज़न में बहुत सारे नए नए और ज़रूरी फीचर्स थे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर था लेयर्स का। लेयर्स की मदद से एक ही फ़ोटो में कई सारे फ़ोटो को मिक्स किया जा सकता था और कई सारे फ़िल्टर्स को भी मिक्स किया जा सकता था, और आप अपने प्रोजेक्ट को सेव भी कर सकते थे और दोबारा वही प्रोजेक्ट को वहीं से स्टार्ट कर सकते थे जहां से आपने काम को छोड़ा था। इन फीचर्स ने तो फोटोशॉप में एक नई क्रांति ला दी। इसके बाद नवंबर 1996 में इसका नया वर्जन लॉन्च किया गया, जिसका नाम एडोबी फोटोशॉप 4.0 रखा गया। यह फोटोशॉप का पहला ऐसा वर्जन था जिसे विंडोज़ और मैक इन दोनों के लिए एक साथ रिलीज किया गया। इस वर्जन में कुछ और भी ज़्यादा नए नए फीचर्स को ऐड किया गया, जिससे यूज़र्स का समय और भी ज़्यादा कम लगने लगा। इसके बाद सन 1998 में मई के महीने में इसका 5.0 वर्जन लॉन्च किया गया और इसे भी एक साथ मैक और विंडोज़ दोनों के लिए रिलीज किया गया। इस वर्जन में फ़ोटोशॉप में और भी कई नए नए फीचर्स को शामिल किया गया, जैसे एडिटेबल टाइप, मल्टीपल ऑन्डो और कलर मैनेजमेंट जैसे कई कमाल के फीचर्स थे। अब धीरे धीरे फ़ोटोशॉप अपनी पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था और यह दिन पर दिन ज़्यादा और पॉपुलर होता जा रहा था। इसके बाद फरवरी 1999 में इसका 5.5 वर्जन लॉन्च किया गया और इस वर्जन में एक बहुत ही बड़ा फीचर ऐड किया गया जिसका नाम प्रीसेट था। इस फीचर की मदद से एक प्रीसेट बनाकर हम उसे जितने चाहें उतने फ़ोटोज़ पर अप्लाई कर सकते थे। यह फीचर आज भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, जिसे आज हम फ़िल्टर्स कहते हैं। यह फ़िल्टर वाला फीचर तो आज हर स्मार्टफोन में आ चुका है, एक बना बनाया प्रीसेट जिसे हम फ़ोटो पर सिर्फ एक क्लिक में अप्लाई कर लेते हैं। इसके ठीक 20 महीने बाद सितंबर 2000 में फ़ोटोशॉप का नया 6.0 वर्जन रिलीज किया गया। इस वर्जन में फ़ोटोशॉप का UI पहले से भी ज़्यादा आसान और यूज़र फ्रेंडली हो गया। इस वर्जन में फ़ोटोशॉप में वेक्टर शेप और लिक्विफाई फ़िल्टर जैसे और भी कई नए नए फीचर्स को शामिल किया गया। इसके बाद सन 2001 में एडोबी कंपनी ने एक नया सॉफ्टवेयर मार्केट में लेकर आई, जिसका नाम था एडोबी फोटोशॉप एलिमेंट्स। इस वर्जन को इसलिए रिलीज किया गया क्योंकि फ़ोटोशॉप में हर वर्जन के साथ और भी ज़्यादा नए नए फीचर्स ऐड होते जा रहे थे, जिससे हर बार नए UI के साथ लोगों को एडजस्ट होने में दिक्कत आ रही थी। इसकी वजह से फ़ोटोशॉप बाज़ार में अपनी लोकप्रियता खो सकता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एडोबी ने एडोबी फोटोशॉप एलिमेंट जारी किया। यह पूरा का पूरा एक नया सॉफ्टवेयर था जिसमें उस ज़माने के हिसाब से बहुत ही एडवांस फीचर्स थे। इसके बाद मार्च 2002 में एडोबी का एक और नया वर्जन लॉन्च किया गया, जिसका नाम एडोबी फोटोशॉप 7.0 रखा गया। इस वर्जन में हीलिंग ब्रश जैसे कई कमाल के टूल्स को ऐड किया गया और कई सारे नए नए कीबोर्ड शॉर्टकट का भी इस्तेमाल किया गया। और यह वर्जन आज भी कई छोटे मोटे स्टूडियोज़ में यूज़ किया जाता है और मैंने भी फ़ोटोशॉप को सबसे पहले इसी वर्जन में देखा था और इसी वर्जन से मैंने फ़ोटोशॉप सीखना स्टार्ट किया था। इसके बाद अक्टूबर 2003 में एडोबी का एक नया वर्जन लॉन्च किया गया, जिसका नाम एडोबी फोटोशॉप CS रखा गया। इस वर्जन में कलर कमांड और लेंस ब्लर जैसे कई नए नए फीचर्स को ऐड किया गया और इसमें 3 लाख पिक्सल वाले फ़ोटो को भी एडिट किया जा सकता था और अलग अलग लेयर्स को ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता था, जो कि यूज़र्स का काम और भी ज़्यादा आसान कर दिया। इसके बाद अप्रैल 2005 में इसका CS2 वर्जन मार्केट में आया। इसमें स्मार्ट ऑब्जेक्ट नाम का एक बहुत ही एडवांस फीचर्स को ऐड किया गया। इसके अलावा इमेज शार्पन और स्पॉट हीलिंग ब्रश जैसे कई चीज़ों को शामिल किया गया। स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या है यह हम आगे की ट्यूटोरियल्स में अच्छे से सीखेंगे गाइस। इसके बाद अप्रैल 2007 में CS3 वर्जन को लॉन्च किया गया। इस वर्जन ने इंटेल प्रोसेसर और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसे कॉम्पैक्टेबल बनाया गया, जिससे लोडिंग टाइम और भी ज़्यादा कम हो गई और फोटोशॉप में चीज़ें और भी ज़्यादा तेज़ी से काम करने लगी। इस वर्जन में क्विक सिलेक्शन टूल को भी ऐड किया गया, जिसे सिलेक्शन बनाना और भी ज़्यादा आसान हो गया और 2007 में इसे आईफोन और दूसरे स्मार्टफोन के लिए भी रिलीज किया गया। अक्टूबर 2008 में इसका CS4 वर्जन लॉन्च किया गया। इस वर्जन में UI में बहुत ही बड़ा चेंज किया गया और इसे इस्तेमाल करना नए यूजर्स के लिए और भी ज़्यादा आसान हो गया।
इसमें जूम इन और जूम आउट बहुत ही तेज़ी से काम करता था, जबकि इसके पहले वाले वर्जन में कुछ सेकंड का समय लगता था। अब यूज़र्स और भी ज़्यादा तेज़ी से फ़ोटोशॉप में काम करने लगे। अप्रैल 2010 में इसका CS5 वर्जन को रिलीज किया गया और यह पहला वर्जन था जिसे 64 बिट के लिए रिलीज किया गया था। इसमें कुछ नए टूल्स को ऐड किया गया, जैसे पेपर वार्प टूल, मिक्सर ब्रश जैसे कई नए टूल्स को ऐड किया गया। इसके बाद मई 2012 में इसका CS6 वर्जन लॉन्च किया गया। इस वर्जन में फ़ोटोशॉप में एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया। इसमें इसके UI सहित सभी आइकन को फिर से डिज़ाइन किया गया और यह पहली बार था जब फ़ोटोशॉप में इतना बड़ा बदलाव किया गया था। और आज भी अधिकतर लोग फ़ोटोशॉप के इसी वर्जन को यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आपके पास रैम कम है तो ये फ़ोटोशॉप काफ़ी अच्छे से काम करता है। 2 GB रैम में ये फ़ोटोशॉप अच्छे से काम कर लेता है आज के टाइम के हिसाब से। जुलाई 2013 में फ़ोटोशॉप ने एक और नए वर्जन को लॉन्च किया, जिसका नाम फ़ोटोशॉप CC रखा गया। और यहाँ से फ़ोटोशॉप ने क्रिएटिव क्लाउड नाम के तहत एक नई यात्रा शुरू की। इस वर्जन में स्मार्ट शार्पन, मोशन ब्लर जैसे कई नए फीचर्स को ऐड किया गया। इस वर्जन में सबसे खास बात यह थी कि आप लो क्वालिटी इमेज को हाई क्वालिटी इमेज बना सकते थे और इस वर्जन में कैमरा रॉ 8 पहले से ही इंस्टॉल था। इसके बाद 18 जून 2014 में इसका अगला वर्जन रिलीज किया गया, जिसका नाम फ़ोटोशॉप CC 2014 था। इस वर्जन में कंटेंट अवेयर टूल को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया और स्पिन ब्लर और पाथ ब्लर जैसे कई नए फीचर्स को शामिल किया गया। इसके बाद 15 जून 2015 में इसका नया वर्जन रिलीज किया गया, जिसका नाम फ़ोटोशॉप CC 2015 था। इस वर्जन में इसके UI में थोड़ा बहुत चेंज किया गया। इसमें एडोब स्टॉक जैसे नए कुछ विशेषताओं को जोड़ा गया और इस वर्जन में शैडो के ऑप्शन में और भी ज़्यादा बदलाव करके उसे और भी ज़्यादा पहले से बेहतर बनाया गया। और अब तो मार्केट में फ़ोटोशॉप के बहुत सारे प्लगइन भी अवेलेबल हो गए थे। आप प्लगइन्स को ऐड करके अपने इमेज को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते थे। इसके बाद 2 नवंबर 2016 में इसका अगला वर्जन जारी किया गया, जिसका नाम फ़ोटोशॉप CC 2017 था। इस वर्जन में कुछ खास बदलाव तो नहीं किया गया, बस थोड़ा बहुत बदलाव के साथ इसे लॉन्च कर दिया गया। अक्टूबर 2017 में इसका अगला वर्जन आया, जिसका नाम फ़ोटोशॉप CC 2018 था। इस वर्जन में ब्रश के नए नए स्टॉक्स को ऐड किया गया, जूम लेवल को और भी ज़्यादा बढ़ाया गया, मतलब अब फ़ोटोज़ पहले से और भी ज़्यादा जूम किया जा सकता था। ऑटोमेटिक सिलेक्शन टूल को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया। इसके बाद अक्टूबर 2018 में इसका अगला वर्जन रिलीज किया गया, जिसका नाम फ़ोटोशॉप CC 2019 था और यह वर्जन 32 बिट के लिए सपोर्ट ही नहीं करता था। इसे डायरेक्ट ही 64 बिट के लिए लॉन्च किया गया। मतलब अगर आपके पास 32 बिट का कंप्यूटर है तो उसमें यह वर्जन तो फ़ोटोशॉप का चलेगा ही नहीं। इस वर्जन को फ़ोटोशॉप को चलाने के लिए कंप्यूटर में कम से कम 4 GB रैम होना ज़रूरी है और अगर 8 GB रैम है तो यह बहुत ही अच्छे से काम करेगा। इस वर्जन में एक नया टूल हमें देखने को मिला, जिसका नाम फ्रेम टूल था और आगे की वीडियोज़ में मैं इस टूल के बारे में भी आपको अच्छे से बताऊँगा। और भी कई छोटे मोटे फीचर्स को इसमें ऐड किया गया, जिससे फ़ोटोशॉप में काम करना और भी ज़्यादा आसान हो गया। इसके बाद 4 नवंबर 2019 में इसका अगला वर्जन रिलीज किया गया, जिसका नाम फ़ोटोशॉप 2020 था। इस वर्जन में कुछ बदलाव किया गया, लेकिन कोई ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया। मैंने इस वर्जन को जब अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया तो मुझे कुछ बग्स का सामना करना पड़ रहा है, यह ठीक से काम नहीं कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ फ़ोटोशॉप इसका अपडेट बहुत जल्दी लाएगा। फ़िलहाल अभी तक तो कोई अपडेट आया नहीं है। इस वर्जन में कंटेंट अवेयर और क्विक सिलेक्शन टूल को इम्प्रूव किया गया। तो गाइस, इस डेट तक फ़ोटोशॉप में इसके आगे के कोई वर्जन रिलीज नहीं हुए हैं। अगर आप फ़ोटोशॉप सीखना चाहते हैं तो लेटेस्ट वर्जन से ही स्टार्ट कीजिए। जब आप सीख ही रहे हैं तो पुराना वर्जन क्यों सीखेंगे। मैंने स्टार्ट 7.0 से किया था, लेकिन तब मुझे पता चला कि अरे मैं तो बहुत पुराना वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। अब तक तो फ़ोटोशॉप के बहुत ज़्यादा वर्जन रिलीज हो चुके थे और मैंने तुरंत ही फ़ोटोशॉप के CS6 वर्जन पे मैं स्विच कर गया। और मैं पिछले 6 से 7 सालों से फ़ोटोशॉप पर काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे फ़ोटोशॉप के ऊपर थोड़ी अच्छी खासी नॉलेज हो गई है। तो गाइस, यह था इंट्रोडक्शन वीडियो इस वीडियो का।
और मैंने काफ़ी रिसर्च की है इस वीडियो को बनाने के लिए। पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। इसका पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिए और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसका कलर चेंज कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।